हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रयाग स्टडी पर। क्लास को शुरू करने से पहले फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारी लाइफ है और आई होप कि आप हमें वो जीवन, वो लाइफ जरूर देंगे। तो चले, आप सबका स्वागत है हमारे 15 डेज स्ट्रेटेजी के सेकेंड क्लास में। पहले क्लास में हमने मूवमेंट खत्म कर लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म कर लिया था। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको बताया क्या था, हमने न्यूट्रिशन के दो मोड आपको बताए थे, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। सनलाइट के द्वारा अगर ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है तो उसे हम, उसके न्यूट्रिशन को हम फोटोसिंथेटिक कहेंगे, और अगर केमिकल का यूज करके ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है तो उसके न्यूट्रिशन को हम कीमोसिंथेटिक कहेंगे। इसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे, इसमें बैक्टीरिया आते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रेट बैक्टीरिया, ये सब आते हैं। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ना बना सके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया था सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। एक और आप इसमें बना लेंगे होलोजोइक, आप इसी में रख लें होलोजोइक। ये सारे तो मैंने आपको बता दिया था। सेप्रोफिटिक सड़े गले चीजों से फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए, और जो डिपेंड होता है दूसरे पर उसे पैरासाइट कहते हैं, और पैरासाइट को जो फूड देता है वो होस्ट कहलाता है। पैरासाइट हमेशा अपने होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि उसमें डिजीज कॉज करते हैं। सिम्बायोटिक ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे लाइकेन में एल्गी, फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इंसेक्टिवोरस ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट से अपना फूड ऑब्टेन करे उसे हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। जैसे आप पिचर प्लांट, सैंडिव, ये सब आते हैं किसमें, इंसेक्टिवोरस में आते हैं। होलोजोइक की बात करें, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड इनटेक करे, सॉलिड फूड कंज्यूम करे। जैसे हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं। तो द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे आप देख लें होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं क्योंकि सब सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं, सब सॉलिड फूड खाते हैं। इंसेक्टिवोरस ये आपका पिचर प्लांट इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लेता है। यहां से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अगर पिचर प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो वो इंसेक्ट से न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? वो इंसेक्ट से न्यूट्रिशन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड को इंसेक्ट से लेना पड़ता है। सो नाइट्रोजनस कंपाउंड को वो इंसेक्ट से लेते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं अपने प्रॉपर बॉडी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए। तो आप ये बातें याद रखेंगे। फिर ये वेनस फ्लाई, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है जिसमें वो अपना फूड खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, वाटर को सॉइल से लेता है रूट हेयर के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ, दैट क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट। चारों फैक्टर जब मिल जाते हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होता है। ये फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में, ये सारा कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारा कुछ यहां लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होता है। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिडक्ट करेगा, कंबाइन करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। तो याद रखना है फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, दूसरे स्टेप में वाटर की स्प्लिटिंग होगी। सोलर एनर्जी की वजह से
और वाटर टूटेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन निकल जाता है, बचेगा क्या? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, रिडक्ट करेगा और ग्लूकोज बनाएगा। यहां से ये बातें आप याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो सेकेंड स्टेप हो रहा है, जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ये ग्रेना में होता है। कहां होता है? ग्रेना में होता है। इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये डार्क रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये सनलाइट के एब्सेंस में होता है, और ये स्ट्रोमा में होता है। कहां होता है? स्ट्रोमा में होगा। याद रखेंगे कि ये रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है। इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन, इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशन नेसेसरी होता है: सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। फिर अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये चारों कंडीशन आप याद रखेंगे। इन चारों कंडीशन के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। एक नंबर भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक्सपेरिमेंट टू शो सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करते हैं कि क्या वाकई सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं है। सनलाइट के एब्सेंस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है या नहीं। आइए कर लेते हैं। एक सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लेते हैं। फिर उस पॉटेड प्लांट के एक लीफ के मिडिल पार्ट में हम एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर रैप कर देते हैं। क्या लिया? पहले स्टेप में हमने लिया एक पॉटेड प्लांट लिया, फिर उस पॉटेड प्लांट के एक लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर लपेट दिया, रैप कर दिया। फिर इसको उठाकर डार्क प्लेस में आप रख देंगे 3 से 4 दिन के लिए, ताकि जो स्टोर स्टार्च है वो खत्म हो जाए। फिर इसके बाद 3 से रख दिया, 3 से 4 दिन के लिए आप डार्क प्लेस में रख दिए। 3 से 4 दिन के बाद फिर उस पूरे एपरेटस को उठाकर सनलाइट में रखेंगे। कहां रखेंगे? सनलाइट में रखेंगे। ये जब सनलाइट में 2 से 4 घंटे के लिए आप रखेंगे तो ये जो एल्युमिनियम फॉइल है या जो कार्बन ब्लैक पेपर आपने लगाया है, ये रिमूव नहीं करना है, उसमें लगे रहने देना है। फिर उसके बाद 2 से 4 घंटे के लिए आपको पूरे सेटअप को उठाकर रखना है। ये एल्युमिनियम फॉइल है या आप इसे ब्लैक पेपर जो रैप किया हुआ है, सनलाइट में रख दिया। 2 से 4 घंटे के लिए आपको सनलाइट में रखना पड़ेगा ताकि ये फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बना ले, फूड बना ले। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर लीफ को प्लग करेंगे, पत्ती को तोड़ेंगे, एल्युमिनियम फॉइल निकालेंगे, वाटर में बॉयल करेंगे सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, ताकि आयोडीन सोल्यूशन सेल तक पहुंच सके, ताकि आयोडीन सोल्यूशन परमिएबल हो सके। रीजन याद रखेंगे कि वाटर में क्यों बॉयल करते हैं। फिर एल्कोहल में बॉयल करेंगे। एल्कोहल में इसलिए बॉयल करते हैं ताकि क्लोरोफिल को रिमूव कर सके और आयोडीन सोल्यूशन डालने पर स्टार्च अपना ब्लू ब्लैक ऑब्जर्वेशन दे सके, ब्लू ब्लैक कलर अपीयरेंस दे सके। फिर लीफ को निकालेंगे, हॉट वाटर में वॉश करेंगे ताकि स्टिकी क्लोरोफिल निकल जाए। फिर उसके बाद एक पेट्री डिश में रखेंगे, बर्तन रखेंगे और आयोडीन सोल्यूशन गिराना शुरू करेंगे। जब आयोडीन सोल्यूशन गिराएंगे तो आप देखेंगे लीफ का हर पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, एक्सेप्ट मिडिल पार्ट, क्योंकि बीच वाला पार्ट, वो मिडिल पार्ट जहां एल्युमिनियम फॉइल रैप किया था, वो कलरलेस रह जाता है। कलरलेस ये इसलिए रह गया क्योंकि यहां पर कलरलेस रह गया। कलरलेस इसलिए रहा क्योंकि यहां पे स्टार्च नहीं बना। स्टार्च क्या हुआ? नहीं बना। स्टार्च नहीं बना। स्टार्च इसलिए नहीं बना क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर रैप कर दिया था, जिससे यहां सनलाइट नहीं पहुंच सकी, और सनलाइट नहीं पहुंच सकी जिसकी वजह से यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर दिया कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक वेरीगेटेड प्लांट लेते हैं। वेरीगेटेड ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीफ 2 या 2 से अधिक कलर की होती है। तो मनी प्लांट आप अपने घरों में देख लें, वेरीगेटेड प्लांट होती है जिसकी लीफ व्हाइट ग्रीन कलर की होती है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक वेरीगेटेड प्लांट लेना है जिसकी लीफ 2 कलर की हो, ग्रीन व्हाइट कलर की हो। ले लिया वेरीगेटेड प्लांट। अब वेरीगेटेड प्लांट ले लिया, लीफ को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या करेंगे? ये देखिए हमने वेरीगेटेड प्लांट ले रखा है। लीफ को तोड़ लिया, वेरीगेटेड प्लांट लिया, वेरीगेटेड प्लांट की एक लीफ को तोड़ा। अब उसको वाटर में बॉयल करेंगे। वाटर में क्यों बॉयल करेंगे?
सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए ताकि आयोडीन सोल्यूशन परमिएबल हो सके, सेल तक पहुंच सके। फिर अल्कोहल में बॉयल करेंगे ताकि क्लोरोफिल को रिमूव कर सके और आयोडीन सोल्यूशन डालने पर स्टार्च अपना ब्लू ब्लैक अपीयरेंस दे सके, ऑब्जर्वेशन दे सके। फिर लीफ को हॉट वाटर से वॉश करेंगे ताकि लीफ में कोई चिपका हुआ क्लोरोफिल हो, स्टिकी क्लोरोफिल हो तो निकल जाए। फिर उसके बाद पेट्री डिश में रखेंगे, बर्तन में रखेंगे और आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे। जब आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे साहब कि लीफ का वो पार्ट जो ग्रीन कलर का था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ये देखिए लीफ का ये वाला पार्ट जो ग्रीन कलर, देखिए ये ग्रीन कलर है, ये सब ये पूरा ये पार्ट जहां से रेडिश ये कर रहा हूं, ये देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि यहां पर क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल है तभी तो ग्रीन है, कि क्लोरोफिल जहां भी होगा ग्रीन ऑब्जर्वेशन देगा। जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो देखा क्या कि लीफ का ग्रीन पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि वहां पे स्टार्च बना। स्टार्च क्यों बना? क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन जो व्हाइट पार्ट था वो कलरलेस रह गया। जो व्हाइट पार्ट था, ये व्हाइट पार्ट था जो कैसा रह गया, ये देखें व्हाइट पार्ट कलरलेस रह गया। कलरलेस इसलिए रहा क्योंकि यहां पर स्टार्च नहीं बना। स्टार्च इसलिए नहीं बना क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यहां पर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं था, इसी वजह से ये स्टार्च नहीं बनाया। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। जहां भी लीफ के जिस पार्ट में भी क्लोरोफिल नहीं होगा वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सारा ऑब्जर्वेशन मैंने आपके सामने लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। हम ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करते हैं। चलो करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, उसको 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस में रख देते हैं ताकि जो भी स्टार्च इसमें स्टोर हो प्लांट में खत्म हो जाए। रख दिया डार्क प्लेस में। कहां रख दिया? ये देखें अंधेरे में रख दिया। कहां रखा? डार्क प्लेस में रख दिया। अब डार्क प्लेस में रखने के बाद 3 से 4 दिन के बाद एक ग्लास जार लें, एक ग्लास बॉटल लें जिसका माउथ नैरो हो। उस ग्लास बॉटल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें और लीफ का हाफ पार्ट क्या करना है, ये 3 से 4 दिन के बाद करना है। क्या करना है? 3 से 4 प्लांट को हमने 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस में रख दिया ताकि डिस्चार्ज हो जाए, जो भी स्टार्च स्टोर है वो खत्म हो जाए। 3 से 4 दिन के बाद डार्क प्लेस में ही एक ग्लास जार लेंगे जिसका माउथ नैरो हो। उस ग्लास में, ये देखिए ये ग्लास है, ये ग्लास जार है, कांच का एक बॉटल है, माउथ नैरो है। अब इस ग्लास बॉटल में आपको क्या लेना है? इस ग्लास बॉटल में आपको पोटेशियम, क्या लेना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लेना है ताकि जब लीफ का हाफ पार्ट इसके अंदर आप इंसर्ट करें, ये लीफ का आधा पार्ट मैंने इंसर्ट कर दिया। जब लीफ का हाफ पार्ट आप ग्लास जार के अंदर करें और कॉर्क से इस ग्लास जार के माउथ को बंद करें तो अंदर वाला पार्ट रेस्पिरेशन करेगा और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि अंदर वाले लीफ को कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले। तो 3 से 4 दिन के बाद डार्क प्लेस में हमने एक ग्लास जार लिया, उस ग्लास जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, फिर लीफ के आधे पार्ट को ग्लास जार के अंदर इंसर्ट किया और रबर कॉर्क से टाइटली ग्लास जार के माउथ को बंद कर दिया। हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लास जार में इसलिए लिया ताकि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले वो तुरंत ये एब्जॉर्ब कर ले। अब इस सेटअप को उठाकर सनलाइट में रख दें 2 से 4 घंटे के लिए। फिर क्या करें, लीफ को प्लग करें। 2 से 4 घंटे के बाद लीफ को प्लग करें, लीफ तोड़ ले, तोड़कर ग्लास जार से निकाल लें और वाटर में बॉयल करें सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए। फिर अल्कोहल में बॉयल करें क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। फिर वाटर में वॉश करें चिपका हुआ क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए। बर्तन में एक रखकर पेट्री डिश में लेकर आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करें, आयोडीन सोल्यूशन गिराएं। जब आयोडीन सोल्यूशन गिराएंगे तो आप देखेंगे लीफ का आउटर पार्ट, लीफ का वो पार्ट जो ग्लास जार के या ग्लास बॉटल के बाहर था वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। दिस इज द आउटर पार्ट। ये आउटर पार्ट है लीफ का जो ग्लास जार के बाहर था, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया।
क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्च प्रेजेंट था। जहां भी स्टार्च होगा आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तुरंत वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन लीफ का वो पार्ट जो ग्लास जार के अंदर था, कहां था? अंदर था, वो कलरलेस रह गया। क्या रह गया? कलरलेस रह गया। कलरलेस इसलिए रह गया क्योंकि यहां पे स्टार्च नहीं था। स्टार्च इसलिए नहीं था क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हुआ साहब क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमने रोक रखा था, रबर कॉर्क से बॉटल के माउथ को बंद कर दिया था, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाया। इसने रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अब्सॉर्ब कर लिया, इस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर होता है, जिस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उस मटेरियल को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो मटेरियल फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है? भैया जरूरी होता है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सनलाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ये देखिए, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वाटर की, क्लोरोफिल की, मिनरल्स की, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, याद रखना है। अगली बात, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंजिंग बिटवीन द सेल एंड एटमॉस्फेयर। गार्ड स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। हर एक स्टोमेटा एक पेयर गार्ड सेल से सराउंड होता है और वो गार्ड सेल स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये लीफ का सरफेस है और ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, क्लोज्ड स्टोमेटा है। ये क्या है? क्लोज्ड है। और ये देखो यहां पर ये स्टोमेटा ओपन है। क्या है? देखें, ये ओपन स्टोमेटा है, दिस इज द ओपन स्टोमेटा। और ये जो मैं बनाया ना, इसको कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल है जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। स्टोमेटा जितनी भी ब्रॉड लीफ होते हैं, जितनी भी चौड़ी पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, उनके सिर्फ लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने के लिए। और जितनी भी नैरो लीफ होती हैं, जो बहुत पतली पत्तियां होती हैं, नैरो जो लीफ होती हैं, इनके अपर सरफेस ऊपर भी और लोअर सरफेस पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। लेकिन जो बहुत वाइडर, बहुत ब्रॉड लीफ होती है, जैसे आप केले की पत्ती देख लें, बहुत ब्रॉड होती है, लोअर सरफेस इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। आप ये याद रखना, जो भी बातें मैंने बताई सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस डायग्राम में समझते हैं कि कहां पर गार्ड सेल है, कहां पे स्टोमेटा है। तो ये देखें, दिस इज द गार्ड सेल, दिस इज द गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट हैं। क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं, जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये गार्ड सेल है। ये क्या है? ये जो मैंने रेड से दिखाया, दिस इज द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल। अब इस गार्ड सेल के ऊपर ये जो सेल आपको दिख रहे हैं, दिस इज सब्सिडियरी सेल। इनको क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल कहते हैं। ये सब्सिडियरी सेल हैं। ये भी स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है गार्ड सेल की। तो आप याद रखेंगे, स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। दैट गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आपका ओपन स्टोमेटा है एंड दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। देखें, ये पूरी तरह से ये चिपका हुआ है गार्ड सेल, बिल्कुल श्रिंक है। दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। डायग्राम कभी कभी दे देता है और आपसे एक नंबर पूछ लेता है कि कौन सा क्लोज स्टोमेटा है, कौन सा ओपन स्टोमेटा है, याद रखना है। हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करता है? स्टोमेटा से। ठीक है, प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है स्टोमेटा के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड या गैस ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करता है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, लीफ के अंदर, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होता है। जैसे स्टोमेटा ओपन होगा, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर जाना
शुरू कर देगा। तो आपको याद रखना है, प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे जैसे सब्सिडरी सेल से ये सब्सिडरी सेल है, क्या है, सब्सिडरी सेल है, दिस इज ए सब्सिडरी सेल। अब सब्सिडरी सेल से वाटर जैसे जैसे ये वाटर, सब्सिडरी सेल से वाटर जैसे जैसे गार्ड सेल में आएगा, गार्ड सेल फूलता चला स्वेल करता चला जाएगा, टर्जिट करता चला जाएगा, और जब इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा गार्ड सेल में, तो ये टर्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, बहुत तन जाएगा और तन कर कर्व हो जाएगा ऐसे, और तुरंत स्टोमेटा को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो उस समय दो घटनाएं एक साथ होंगी। पहला तो जैसे स्टोमेटा ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर जाना शुरू करेगा और सेल से ऑक्सीजन निकलना शुरू कर देगा बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में। लेकिन उसी टाइम पर ट्रांसपिरेशन भी होना शुरू होगा। ये देखें, वाटर लॉस क्या होना शुरू करेगा, ये वाटर यहां से बाहर, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट अब वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा। सनलाइट क्योंकि जैसे ओपन होगा, ये अपने सन भगवान है, तुरंत सनलाइट डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वाटर वेपर बन के निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे पानी वेपर बन के निकलेगा, वैसे वैसे वाटर की मात्रा गार्ड सेल में कम होती चली जाएगी, और जब वाटर का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये श्रिंक कर जाएगा और स्ट्रेट होकर स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। सो इस तरह प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करता है। जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लेंगे। सारा कुछ मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है। आइए, ट्रांसपिरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है और वो कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना, निकलना ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। प्लांट में ट्रांसपिरेशन को कई फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। कई फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से प्लांट में ट्रांसपिरेशन प्रभावित होता है। पहला तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, जितना कम इंटेंसिटी की लाइट उतना कम ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा वाटर वेपर में के उड़ता रहता है, वाटर लॉस होता है, और जितना कम टेम्परेचर उतना कम वाटर लॉस, मतलब उतना कम ट्रांसपिरेशन। विंड वेलोसिटी, जितना ज्यादा विंड वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा हवा की स्पीड होगी, उतना ज्यादा तेजी से वाटर वेपर में निकलेगा, मतलब उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। जितनी कम विंड वेलोसिटी उतना कम ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपिरेशन के। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में, ट्रांसपिरेशन उतना कम, और जितना कम ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में, ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये याद रखना है, ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम, अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में कम तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया, लीफ जितना ज्यादा चौड़ा होगा, जितना ज्यादा वाइडर होगा, जितना ज्यादा ब्रॉड होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का, नंबर ऑफ स्टोमेटा उतना ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट होगा, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ये सारे फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट ऑब्टेन वाटर from soil through root hair. Root hair are the extension of epidermal cell. याद रखना है, रूट हेयर कुछ नहीं है, ये epidermal cell का एक्सटेंशन है। ये देखें, ये रूट हेयर है, ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और यही रूट हेयर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है। किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा कहां है, सॉइल पार्टिकल के बीच में, रूट हेयर में कम है, तो तुरंत वाटर सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर में जाना शुरू कर देगा। अब जब रूट हेयर में आया तो क्या होगा, ये देखें, ये रूट हेयर है, देखिए ये रूट हेयर, ये रूट हेयर है जो कहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। ये जो डॉट सर्कल बना रहा हूं, ये सॉइल पार्टिकल है। क्या है, सॉइल पार्टिकल। अब क्योंकि सॉइल पार्टिकल के बीच में पानी की मात्रा ज्यादा, तो वाटर क्या करेगा, वाटर यहां से पानी रूट हेयर में जाना शुरू कर देगा। ये वाटर गया रूट हेयर में, H2O रूट हेयर में गया।
अब रूट हेयर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो रूट हेयर से ये कॉर्टेक्स में आएगा, यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक कॉर्टेक्स है। सॉइल से वाटर, वाटर move from soil to the root hair and from root hair this water move to the cell of cortex, cortex cell में चला जाएगा। as the concentration of water increased in cortex cell a type of pressure is exerted, जैसे जैसे पानी की मात्रा कॉर्टेक्स सेल में बढ़ेगा यहां एक तरह का प्रेशर डेवलप होगा जिसे रूट प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट प्रेशर। अब इस रूट प्रेशर की वजह से वाटर एक कॉर्टेक्स सेल से दूसरे कॉर्टेक्स, दूसरे कॉर्टेक्स सेल से तीसरे कॉर्टेक्स सेल, तीसरे कॉर्टेक्स सेल से चौथे कॉर्टेक्स सेल और अल्टीमेटली पहुंचेगा कहां? पैसेज सेल में पहुंचेगा। ये जो आपका है दिस इज द पैसेज सेल, ये दिस इज द पैसेज सेल। अब पैसेज सेल में आ गया वाटर, पैसेज सेल से वाटर फिर जाएगा कहां? ये कलर चेंज कर लूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो सेल है जो रेड से मैंने बनाया, इस सेल को कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। पैसेज सेल से आएगा कहां? एंडोडर्मिस आया, एंडोडर्मिस में आएगा। फिर एंडोडर्मिस से कहां आएगा? अब ये यहां से जाइलम में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? जाइलम में चला जाएगा और फिर ये जाइलम इस वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये अब देखिए, इसमें ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा और इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। ये रूट हेयर प्रेजेंट है, आप इसमें समझे, इसमें ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। ये रूट हेयर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल के बीच पानी की मात्रा ज्यादा, इस वजह से वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू रूट हेयर में चला आएगा। ये रूट हेयर क्या है? ये रहा आपका एपिडर्मिस है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। अब यहां से ये कॉर्टेक्स सेल, दिस इज कॉर्टेक्स सेल, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में आएगा। कहां आएगा? एंडोडर्मिस में आएगा। फिर एंडोडर्मिस से पेरीसाइकल में आएगा, ये पेरीसाइकल है। फिर पेरीसाइकल से वाटर पहुंचेगा जाइलम में, ये पूरा यहां से लेके यहां तक जाइलम है, जाइलम में पहुंचेगा। कॉर्टेक्स से जाइलम तक वाटर रूट प्रेशर के द्वारा पहुंचेगा। कहां से? कॉर्टेक्स से जाइलम तक वाटर रूट प्रेशर के द्वारा पहुंचेगा। फिर जाइलम इस वाटर को एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा और ऊपर की तरफ पंप कर देगा, प्लांट के हर एक पार्ट तक सप्लाई कर देगा। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। थैंक यू।